मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। आज हम एक नए चैप्टर को स्टडी करते हैं वेक्टर एनालिसिस के नाम से। यहाँ हम सबसे पहले वेक्टर्स की डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें हमें वेक्टर की ज़रूरत ही क्यों हुई, हम वेक्टर को स्टडी ही क्यों करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप एक ही डायरेक्शन में मूव करते हो, या तो आप मान लीजिए राइट की तरफ जाते हो किसी ओरिजिन पॉइंट से, या लेफ्ट की तरफ जाते हो, तो आपको पता है कि आपके पास यहां एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, राइट या लेफ्ट। ऐसे ही अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो या नीचे की तरफ आते हो, यहां भी आपके पास एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। तो ऐसी क्वांटिटी के बारे में हम आसानी से पता कर सकते हैं कि वो मूव करेगी लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, अप या डाउन। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी या कोई बॉडी 2 डायमेंशन के अंदर या वो 3 डायमेंशन के अंदर मूव करती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम उस बॉडी की जो भी डायनेमिकल बिहेवियर है उसको कैसे एक्सप्लेन करें। डायनेमिकल बिहेवियर का मतलब कि वो कैसा डिस्प्लेसमेंट प्राप्त करती है, कितनी वेलोसिटी प्राप्त करती है, और वो ओरिजिन पॉइंट से कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है। तो उस बॉडी के डायनेमिकल बिहेवियर को पता करने के लिए हम क्या करें, तो हम लोग किसका कंसेप्ट यूज करते हैं, वेक्टर का कंसेप्ट यूज करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है कि अगर कोई बॉडी 3D के अंदर मूव करता है, तो उस दौरान आप उस बॉडी के डायनेमिकल बिहेवियर को कैसे फाइंड आउट करोगे। तो 3D की कंडीशंस में हम डायनेमिकल बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं बाय यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस। तो इस तरीके से हम लोगों को वेक्टर की ज़रूरत होती है, और हम जानेंगे आगे अब वेक्टर्स होते क्या हैं और कैसे इनको डिनोट किया जाता है, इनके बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं यहाँ बेसिकली 2 टाइप के अंदर। एक आपके पास स्केलर आती है, दूसरी होती है वेक्टर्स। तो हम लोगों ने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटीज को 2 टाइप में डिवाइड करना होता हम लोगों को। एक आपके पास स्केलर्स में आएगा, दूसरा आता है वेक्टर्स के अंदर। तो देखिए, जब मैंने आप लोगों को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताया था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के नाम से वीडियो में मैं बता चुका हूं आप लोगों को वहां कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। फिर भी हम एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं कि स्केलर्स क्या है एंड वेक्टर्स क्या होते हैं हम लोगों के पास। देखिए, स्केलर्स या वेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने से पहले हमें पता हो मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड होता क्या है? मैंने वहां आप लोगों को बताया था, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच होती है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, मैग्नीट्यूड नाम देते हैं। जैसे हम लोग लिखें एरिया इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ मीटर स्क्वायर क्या है, ऐसा यूनिट है एरिया के लिए, और यहाँ जो 100 है वो क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। तो यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच विद द यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी नोन एज मैग्नीट्यूड। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो क्वांटिटीज क्या कहलाती है, स्केलर्स कहलाती हैं। तो स्केलर्स के पास सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ओनली, यानी कि इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रहेगा। और वेक्टर्स के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित डायरेक्शन भी होती है। तो यहां मैग्नीट्यूड प्लस ए सर्टेन डायरेक्शन, तो ऐसी क्वांटिटीज हमारे पास क्या कहलाती है, वेक्टर कहलाती है। अब उसके बाद स्केलर्स या वेक्टर्स के अलावा आप हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करोगे, टेंसर्स के नाम से भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब तीसरी टाइप जो हो सकती है यहाँ, वो हो सकती है टेंसर्स।
अब टेंसर्स ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो और डिफरेंट डायरेक्शंस हो। तो यानी कि ऐसी क्वांटिटीज टेंसर्स के पास क्या होगा, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स प्लस में डिफरेंट डायरेक्शंस एट डिफरेंट पॉइंट्स। यानी कि नेचर में कुछ क्वांटिटी जैसी हैं जिनका अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू है और अलग अलग डायरेक्शन में वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। ऐसी क्वांटिटीज आपके पास क्या कहलाती है, टेंसर के कहलाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। स्केलर्स का क्या एग्जांपल आप लोगों के पास, जैसे मास। मास की हम हमेशा मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, इसकी कोई डायरेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। वेक्टर्स की हम लोग बात करें, मैं डिफाइन कर चुका हूं डिस्प्लेसमेंट पहले आप लोगों को। तो डिस्प्लेसमेंट आपका जैसे वेक्टर का एक एग्जांपल है। अब हम बात करें टेंसर्स का एग्जांपल क्या है। आप लोग 7th यूनिट के अंदर स्टडी करोगे स्ट्रेस। स्ट्रेस वहां आप लोगों को लिखा मिलेगा कि होता क्या है, स्केलर क्वांटिटी, बट इट इज टेंसर आल्सो। ये टेंसर कौन सी सिचुएशन के अंदर है, अगर मीडियम आपका आइसोट्रोपिक है तो आइसोट्रोपिक मीडियम के अंदर जो स्ट्रेस है वो स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है। अगर एनाइसोट्रोपिक मीडियम की बात की जाए, अगर वहां स्ट्रेस है तो एनाइसोट्रोपिक मीडियम आप लोगों को पता है कि वहां क्या होगा, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं और एक तरीके से इरेगुलर पैटर्न रहता है। तो वहां जो स्ट्रेस है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ एग्जिस्ट करता है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका स्ट्रेस है वहां उस टाइम पे क्या कहलाता है, टेंसर कहलाता है। ऐसे और भी क्वांटिटीज हैं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्ट्रेन है, वो भी हम टेंसर्स के अंदर क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, हम लोगों ने आज जो स्टडी करना है वो वेक्टर्स की बेसिक डेफिनेशंस को स्टडी करना है। हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे कि कितनी टाइप्स के आप लोगों के पास वेक्टर्स हैं और कुछ डेफिनेशंस वेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को अभी बताया है कि वेक्टर आप लोगों के पास होता क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, साथ में किसी डायरेक्शन हो, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग नाम देते हैं वेक्टर। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें हम लोग कि वेक्टर कितनी तरह का है, तो मेनली वेक्टर होते हैं आपके दो तरह के। एक होता आपके पास पोलर वेक्टर्स और एक होता आपके पास एक्सियल वेक्टर्स। तो यहां हम वेक्टर्स के बारे में अगर बात करें तो आपके पास पोलर वेक्टर्स हैं और फिर आप लोग स्टडी करते हो एक्सियल वेक्टर्स के बारे में। अब देखिए पोलर वेक्टर्स होते क्या हैं, जिनके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक टर्मिनेटिंग पॉइंट हो, ऐसे वेक्टर्स ही क्या कहलाते हैं, पोलर वेक्टर्स कहलाते हैं। क्योंकि देखिए पोलर का जो कनेक्शन है वो किसके है, पोल शब्द से, और पोल के पास क्या होता है, यानी कि पोल में एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, आपके पास एक एंड पॉइंट होगा। तो ऐसे वेक्टर्स हमारे पास होते हैं पोलर वेक्टर्स। तो यानी कि आप लिखोगे दोज वेक्टर्स which have a starting point as well as a terminating point। तो ऐसे वेक्टर्स आपके पास कहलाते हैं पोलर वेक्टर्स। और हम लोग यहां लिखते हैं, इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, वो सभी वेक्टर्स जिनके पास एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहे, यानी कि ऐसे सभी वेक्टर्स जिनके पास क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब यहां पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन शब्द का मीनिंग ये है, ये आपको एक निश्चित डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ रहेगी। तो यानी कि एक तरीके से ये डायरेक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगे। तो पोलर वेक्टर्स कौन से हैं आपके पास,
जैसे डिस्प्लेसमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट यानी कि, और एक आपका फाइनल पॉइंट। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्या आपके पास एक पोलर वेक्टर है। ऐसे ही वेलोसिटी क्या होगा, एक पोलर वेक्टर है। एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब के सब आपके कैसे वेक्टर्स रहेंगे, पोलर वेक्टर्स रहेंगे, क्योंकि इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट के साथ साथ एक टर्मिनेटिंग पॉइंट भी होता है। अब हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट आप लोगों के पास, स्टार्टिंग पॉइंट और एक यहां टर्मिनेटिंग पॉइंट है। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से टर्मिनेटिंग पॉइंट की तरफ जाने का मीनिंग ये हुआ कि यू हैव ए सर्टेन डायरेक्शन, आपके पास एक निश्चित डायरेक्शन है एंड पॉइंट से, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ एक निश्चित डायरेक्शन है। और जनरली आपका जो ये पोलर वेक्टर है वो इस तरीके की लाइन से डिनोट किया जाता है, एक एरो हेडेड लाइन के साथ हम उसको डिनोट करते हैं। बाकी आगे डिस्कस करते हैं इनके बारे में। अब बात करते हैं हम लोग एक्सियल वेक्टर्स। देखिए अगर आपके पास रोटेशनल सिचुएशन है, यानी कि कोई बॉडी अपनी एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है या किसी बॉडी के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो उस दौरान एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ जो वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं वो वेक्टर्स कहलाते हैं एक्सियल वेक्टर्स। तो ये किसके साथ काम करते हैं, एक्स along the axis of rotation, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ काम करते हैं। जैसे हम लोग बात करें, फैन क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है। जब फैन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है तो फैन बार बार क्या बदलता है, एक एंगल को बदलता रहता है समय के अनुसार, और टाइम के अनुसार एंगल के अंदर जो चेंज है वो होता है आप लोगों के पास एंगुलर वेलोसिटी। डी थीटा बाई डी टी से हम लोग इसको लिखते हैं डी ऑफ डी टी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था डी ऑफ डी टी का मीनिंग क्या होता है, किसी क्वांटिटी के अंदर टाइम के अनुसार चेंज। तो यहाँ डी ऑफ डी टी किसका है, थीटा यानी कि एंगल का। एंगल का समय के अनुसार बदलना ही क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। और ये एंगुलर वेलोसिटी आपका कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। ओमेगा जो होता है यहाँ, जो ये स्मॉल लेटर आपके पास, ये स्मॉल ओमेगा बोला जाता है इसको, और दिस इज द सिंबल फॉर एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल रहता है। अब यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ एंगुलर वेलोसिटी एक्ट करती है, यानी कि कोई बॉडी इस पाथ में सर्कुलर पाथ में ऐसे चक्कर लगाती है। यह आपका कैसा पाथ हुआ, यहाँ एक एंटी क्लॉकवाइज पाथ। तो एंटी क्लॉकवाइज पाथ में मान लीजिए कोई बॉडी क्या करती है, एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाती है। तो यहाँ इस एंटी क्लॉकवाइज पाथ के अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की एक निश्चित डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा। तो हम लोग कह देंगे कि एंगुलर वेलोसिटी आपका एक वेक्टर है और जो कि एक्सियल वेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही आप लोग स्टडी करोगे टॉर्क के नाम से कंसेप्ट को, आपका एंगुलर मोमेंटम के नाम से कंसेप्ट को, वो सभी के सभी हमारे पास कौन से वेक्टर्स होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है। जनरली पोलर वेक्टर्स की हम लोग बात करेंगे यहाँ, कि हम लोग पोलर वेक्टर्स को डिनोट कैसे करते हैं और उनका क्या सिंबल हम लोग ले सकते हैं पोलर वेक्टर्स के लिए। तो चलिए आप बात करते हो सिंबल ऑफ ए वेक्टर और कैसे आप लोग वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालते हो। देखिए किसी भी वेक्टर का जो सिंबल होगा, तो सिंबल किसी भी वेक्टर का कैसे लिया जाएगा कि आप एक कोई भी लेटर है आप लोगों के पास, उस लेटर के ऊपर आपके पास अगर एक एरो हेडेड लाइन है तो वो एरो हेडेड लाइन विद दिस लेटर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए वेक्टर। जैसे मैंने लिखा एक ए वेक्टर आप लोगों के पास, तो ये सिंबल है हमारे पास। और ये ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास किसी लेटर के ऊपर आपको एरो हेडेड लाइन मिलेगी, ये आपको डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है, ये आपका क्या है, सिंबल है किसी वेक्टर के लिए।
तो मैं यहां लिख देता हूं, नॉट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन। दिस इज जस्ट ए सिंबल फॉर ए वेक्टर। और कोई भी लेटर आपका इंग्लिश लेटर, अगर उसके ऊपर आपको एरो हेडेड लाइन दिखाई देती है तो ये आपका वेक्टर का सिंबल रहेगा। अब ज्यादातर आप लोगों को क्या मिलता है, वेक्टर का सिंबल हम एक तरीके से ये ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको बोल्ड लेटर, डार्क लेटर मिलेगा तो वो भी आपका किसका सिंबल है, यहां वेक्टर का सिंबल रहेगा। तो या तो आपको किसी भी लेटर के ऊपर एरो हेडेड लाइन दिखाई देगी या फिर आपको एक बोल्ड डार्क लेटर दिखाई देगा। तो ये सिंबल होता है किसके लिए, वेक्टर के लिए। अब अगर बात करूं सिंबल फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सिंबल फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सिंबल कैसे दिखाएं हम लोग। तो देखिए किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे बताएंगे। आपको जो ये एरो हेडेड लेटर है ये मॉडुलो साइन के अंदर दिखाई दे तो ये मैग्नीट्यूड है। मैंने क्या बोला आप लोगों को, अगर हम लोगों के पास एरो हेडेड लेटर मॉडुलस के साइन, मैग्नीट्यूड के साइन के अंदर अगर इंक्लूड है तो आप ये समझना कि ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। या फिर आप लोगों को सिंगल लेटर आपको अगर ऐसे दिखाई दे बिना किसी एरो हेडेड लाइन के तो ये भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा। या फिर हम लोगों को ऐसे भी लिखा मिल सकता है कि ये लेटर मॉडुलस साइन के अंदर एनक्लोज हो सकता है तो ये भी आपका मैग्नीट्यूड का ही सिंबल रहेगा, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी वेक्टर के पास क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। तो वहां उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और टर्मिनेटिंग पॉइंट है। तो यहां हम लोगों ने क्या कंसीडर की, एक लाइन कंसीडर की है, एरो हेडेड लाइन कंसीडर की है। और मान लीजिए ये किसी वेक्टर ए का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकाल लेंगे। यहां इस लाइन की जो लंबाई है, लेंथ है, वो आपको मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो लेंथ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नीट्यूड। ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन देगी, मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन देती है। और जो ये एरो है ये हमें इंफॉर्मेशन देगी डायरेक्शन के बारे में। तो ये आपको एरो जो है ये डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एरो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन, ये आपको डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। अब देखिए ये वाली एरो किसी भी लेटर के ऊपर हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम दिखाएंगे, लेकिन ये जो एरो आपकी ये बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी हो सकती है। मान लीजिए मेरे पास ये वेक्टर को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, लेकिन लेटर के ऊपर आपके पास हमेशा जो एरो है वो वेक्टर का जो सिंबल के तौर पे आप लोग यूज करते हो वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमने दिखानी है। और ये जो डायरेक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए यूज की गई है। तो ये जो एरो है आपको ये इंफॉर्मेशन देती है डायरेक्शन के बारे में। और यहां जो ये लेंथ है ये मैग्नीट्यूड के बारे में हमें क्या देगी, इंफॉर्मेशन देती है। तो इस तरीके से हम लोग एक वेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली आप लोगों को अगर मैं ये कह देता कि यहां आपके पास दो लाइन गिवन है आपको इस तरीके से, तो इनमें से किसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, तो आप बेझिझक ये कहोगे कि जिसकी लेंथ ज्यादा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो यहां इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा रहेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को वेक्टर के बारे में स्टडी करना है। चलिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं हम। वेक्टर से संबंधित कुछ बेसिक डेफिनेशंस क्या है आप लोगों के पास, और वो बेसिक डेफिनेशंस आपको आगे
हेल्प करेगी वेक्टर अलजेब्रा को स्टडी करने के लिए। तो इसलिए ये डेफिनेशंस भी हम लोगों को आसानी से समझनी है और इनको याद भी रखना है। तो सम बेसिक डेफिनेशंस अबाउट वेक्टर्स। और इन सब बेसिक डेफिनेशंस में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आपके पास जीरो वेक्टर होता क्या है। फर्स्ट आपके पास जीरो वेक्टर। देखिए नाम के अंदर जीरो का मतलब मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, और वेक्टर आपका एक डायरेक्शन के लिए और एक निश्चित डायरेक्शन भी हो वहां, तो ऐसे वेक्टर्स को आप लोग नाम देते हो जीरो वेक्टर्स। तो जीरो वेक्टर्स हम लोगों के पास होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो और एक आर्बिट्रेरी एक फिक्स्ड डायरेक्शन हो। ऐसे सभी वेक्टर्स आपके जीरो वेक्टर्स आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, डेल्टा एक्स इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू x2 यानी कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अगर हम लोगों के पास ये हो, इफ x2 वेक्टर यानी कि जो आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर है वो बराबर हो इनिशियल पोजीशन वेक्टर के, तो ऐसी कंडीशन के अंदर देन डेल्टा एक्स वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां जीरो हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो, इसको हम जीरो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो वेक्टर्स का एग्जांपल है, जीरो वेलोसिटी जीरो वेक्टर का एग्जांपल है, जीरो एक्सेलरेशन जीरो वेक्टर का एग्जांपल है। तो यानी कि वो सभी वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, मैग्नीट्यूड जीरो प्लस एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर्स कहलाते हैं आपके जीरो वेक्टर्स। अब आप लोग बात करोगे सेकंड डेफिनेशन यहां, जो किस नाम से है, यूनिट वेक्टर्स के नाम से। अब यहां यूनिट मतलब कि वन, यानी कि जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड वन हो और एक फिक्स्ड डायरेक्शन हो, ऐसे वेक्टर्स कहलाते हैं यूनिट वेक्टर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट मैग्नीट्यूड प्लस ए फिक्स्ड डायरेक्शन जिन वेक्टर्स के पास हो, ऐसे सभी वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। अब आपको कोई भी वेक्टर मैंने दे दिया है, मान लीजिए मैंने बताया आप लोगों को ये आपके पास एक बी वेक्टर है। अब इस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है, हम कहीं भी उसको कंसीडर कर सकते हैं और यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ, यानी कि ये आपके पास मान लीजिए लेंथ या आपके पास पोजीशन वेक्टर है जो कि 100 मीटर है, तो हम 100 मीटर के 100 टुकड़े कर लेते हैं। तो प्रत्येक जो यूनिट मीटर आपके पास वो एक यूनिट वेक्टर की तरह काम कर सकता है यहां ऐसी कंडीशन के अंदर, यानी कि वहां मैग्नीट्यूड कितना आना है, 1 आना है। लेकिन डायरेक्शन कौन सी रहेगी, जो बी वेक्टर की, जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है, ए फिक्स्ड डायरेक्शन, और यहां आप लिख सकते हो एज ऑफ गिवन वेक्टर, जो किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है। तो आप लोग समझो इस बात को, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा और वही डायरेक्शन होगी जो उस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है। तो ऐसी कंडीशन में उस वेक्टर को आप उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बोलते हो। जैसे मैं यहां लिख दूं, इसका जो सिंबल लिया जाएगा बी कैप या बी हेड से हम बोलते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर यूनिट वेक्टर। ये सिंबल है किसके लिए, यूनिट वेक्टर के लिए। तो बी यूनिट भी बोल सकते हो आप, बी यूनिट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। ये बी वेक्टर का क्या है, आपके पास एक यूनिट वेक्टर है और ये सिंबल है उस यूनिट वेक्टर के लिए। तो मैथमेटिकली अब कोई भी वेक्टर जो लिखा जाएगा, मैथमेटिकली एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर आपके पास, जरूरी है कि आप इस बी वेक्टर को ही लोगे, हमारे पास कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो मैथमेटिकली एक वेक्टर को लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास, कि हम उसके मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट
करेंगे किसके साथ, उसके यूनिट वेक्टर के साथ। तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास b है और इसकी प्रोडक्ट की हम लोगों ने किसके साथ, b यूनिट के साथ। तो ये आपके पास वेक्टर को मैथमेटिकली लिखने का तरीका आ जाएगा। ऐसे हम किसी वेक्टर को क्या लिखते हैं, मैथमेटिकली लिखते हैं। तो ये जो b यूनिट है ये यूनिट वेक्टर है किसका, b वेक्टर का। और आपको अगर यूनिट वेक्टर के बारे में निकालना है तो यूनिट वेक्टर हम लोगों के पास क्या आ जाएगा कि हम किसी वेक्टर को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, उसके मैग्नीट्यूड के साथ, तो ये उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो ऐसे हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो हम लोगों ने बात की जीरो वेक्टर के बारे में, यूनिट वेक्टर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर के बारे में। तो तीसरी डेफिनेशन हम लोगों के पास नेगेटिव वेक्टर। देखिए किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, ये हम लोगों ने यहां सीखना है। जिसका मैग्नीट्यूड बराबर हो गिवन वेक्टर के, डायरेक्शन उस गिवन वेक्टर के अपोजिट हो, तो उस वेक्टर को आप क्या नाम देते हो, उस गिवन वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर नाम देते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये हम लोगों के पास क्या है, कोई ए वेक्टर है और जिसका मैग्नीट्यूड ये लेंथ आपको बताती है और डायरेक्शन ये एरो हेडेड लाइन हमें बताती है। अगर मैं क्या करूं, इतने ही मैग्नीट्यूड के वेक्टर को कंसीडर करूं और इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो आपने कंसीडर किया है ये वेक्टर, ये ए वेक्टर का क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। मैंने आप लोगों को कहा कि मैं इतनी ही लेंथ कंसीडर करता हूं जितनी इस गिवन वेक्टर की लेंथ है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां आपको जो ये वेक्टर मिलेगा ये इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। तो बी वेक्टर किसके बराबर है, माइनस ए वेक्टर के बराबर है। तो आप लोग समझो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है हम लोगों के पास, जिसका मैग्नीट्यूड बराबर हो गिवन वेक्टर के और डायरेक्शन उस गिवन वेक्टर के अपोजिट हो, ऐसे वेक्टर को आप लोग नाम देते हो नेगेटिव वेक्टर। तो चलिए फोर्थ वेक्टर्स आपके पास है। यहां हम लोग बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, देखिए इक्वल वेक्टर्स नाम में है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन भी सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स। जैसे मैं यहां बढ़ाता हूं, दो वेक्टर लिए मैंने, एक ए वेक्टर हमारे पास, दूसरा मैंने लिया बी वेक्टर। आप डायग्राम में देखोगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, एक जैसा है और डायरेक्शन भी कैसी है, एक जैसी है। तो वो सभी वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन एक जैसी हो, ऐसे सभी वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो हम लोग लिखेंगे कि ए वेक्टर किसके बराबर है, बी वेक्टर के बराबर है। अब हम लोग बात करते हैं अगली डेफिनेशन के बारे में। हमारे पास आता है लोकलाइज्ड और फिक्स्ड वेक्टर्स के नाम से। लोकलाइज्ड और फिक्स्ड वेक्टर्स, देखिए ऐसे वो सभी वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, ऐसे सभी वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, आपके लोकलाइज्ड या फिक्स्ड वेक्टर्स कहलाते हैं। यानी कि जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर दिया जाए, जैसे मैंने एक ए वेक्टर लिया और दूसरा आपके पास एक बी वेक्टर है और इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये आपके पास दोनों का एक जैसा स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, तो ऐसे वेक्टर आपके पास लोकलाइज्ड वेक्टर्स कहलाते हैं। और दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के पास अगर एक जैसा ही स्टार्टिंग पॉइंट हो, उनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो वो को इनिशियल वेक्टर्स भी कहलाते हैं। देखिए मैंने लोकलाइज्ड या फिक्स्ड वेक्टर्स के केस में तो ये बताया आप लोगों को, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जिनका आप फिक्स करके चलोगे, यानी कि जैसे मैंने बोल दिया ओरिजिन ओ हमारे पास क्या है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये आपके पास लोकलाइज्ड वेक्टर्स हुए। और जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट को रखते हैं वो आपके को इनिशियल वेक्टर्स भी कहलाते हैं। तो सिर्फ डेफिनेशन आपकी इन्हीं से संबंधित है। मैंने बोला यहाँ आप लोगों को को इनिशियल वेक्टर्स,
मैंने आप लोगों को बताया है कि को इनिशियल वेक्टर्स में क्या होगा, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, इनका क्या रहेगा यहाँ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे सभी वेक्टर्स जिनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है वो सभी आपके पास को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो डेफिनेशन लगभग एक जैसी लगती है हम लोगों को लोकलाइज्ड या फिक्स्ड वेक्टर्स की, लेकिन इनका अंतर सिर्फ इतना है कि वो फिक्स्ड पॉइंट कोई भी हो सकता है। जो आपके फिक्स्ड वेक्टर्स हैं उनके केस में आपका फिक्स्ड पॉइंट कोई भी हो सकता है, कहीं से भी आप उसको कंसीडर कर सकते हो। लेकिन आपका कोइनिशियल वेक्टर्स के केस में दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा कॉमन मिलेगा, वो एक जैसा स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा। इनका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग भी हो सकता है, ए और बी का फिक्स वेक्टर्स के केस में वो अलग भी स्टार्टिंग पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन वो फिक्स रहेगा। लेकिन कोइनिशियल में क्या होगा, आपका फिक्स तो है स्टार्टिंग पॉइंट और कॉमन भी है। तो इस तरीके से हम कोइनिशियल वेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। अगली डेफिनेशन की बात करें, सेवंथ डेफिनेशन हमारे पास delocalized और फ्री वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो डीलोकलाइज्ड या फ्री वेक्टर्स हम लोगों के पास है क्या, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, ऐसे सभी वेक्टर्स आपके पास डीलोकलाइज्ड वेक्टर्स कहलाते हैं। यानी कि जिनका स्टार्टिंग पॉइंट ना तो कॉमन हो और ना ही फिक्स हो, ऐसे वेक्टर्स ही आपके पास क्या कहलाएंगे, डीलोकलाइज्ड या फ्री वेक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने यहां सीखा जीरो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड जीरो एक निश्चित डायरेक्शन होती है, यूनिट वेक्टर्स जिनका यूनिट मैग्नीट्यूड और एक फिक्स डायरेक्शन जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है, फिर नेगेटिव वेक्टर किसी भी वेक्टर का वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन वेक्टर के बराबर हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास जैसे यहाँ बी वेक्टर नेगेटिव है किसका, ए वेक्टर का, इक्वल वेक्टर्स में इक्वल मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। लोकलाइज्ड और फिक्स वेक्टर्स में आप लोगों को बताया कि वेक्टर्स दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होगा। अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है तो ऐसे कंडीशन में ये कोइनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। डीलोकलाइज्ड या फ्री वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो चलिए अब अगली डेफिनेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। आपके पास आएंगे कोप्लानर वेक्टर्स। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स कोप्लानर कब कहलाते हैं, अगर वो एक ही प्लेन के अंदर क्या करें, एग्जिस्ट करें, तो ऐसे वेक्टर्स आपके पास कोप्लानर वेक्टर्स कहलाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं आप कोप्लानर वेक्टर्स के बारे में। तो कोप्लानर वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करें। अब प्लेन का मीनिंग होता क्या है, टू डायमेंशनल सरफेस। जैसे मैंने यहां एक्स वाई प्लेन लिया है, अब इस एक्स वाई प्लेन में मैंने एक ए वेक्टर दिखाया आप लोगों को, एक बी वेक्टर दिखाया, एक सी वेक्टर दिखाया। तो ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन वो अगर एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में ए बी सी ये क्या आपके कोप्लानर वेक्टर्स कहलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगली डेफिनेशन के बारे में। हम लोगों के पास आएंगे पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, देखिए पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जो एक डायरेक्शन में एग्जिस्ट करे, भले ही उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग रखे। जैसे मैंने लिखा एक ए वेक्टर है आपके पास, एक हम लोगों के पास बी वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड मैंने अलग अलग बनाया है, बट दीज आर इन कॉमन डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, सो दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। ये आपके पास क्या है, पैरेलल वेक्टर्स है। भले ही इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो, कोई जरूरी नहीं है ये कंडीशन कि मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल रखना है या हम इक्वल ना रखें। इक्वल भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है मैग्नीट्यूड, लेकिन ये वेक्टर्स क्या रहेंगे, अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर है तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जैसे मैंने यहां बनाया सी वेक्टर डी वेक्टर विद इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ये भी आपके क्या है, पैरेलल वेक्टर्स रहेंगे। उसके बाद आता हम लोगों के पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स। हम लोग बात करते हैं एंटी पैरेलल
वेक्टर्स, देखिए नाम के अंदर है एंटी शब्द यहाँ, तो दैट मीन्स ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, ये एंटी पैरेलल है एक दूसरे की। जैसे एक आपका ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर मान लीजिए इस तरीके से है, तो दीज आर नॉट पैरेलल, ये एक डायरेक्शन में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि ए इज एंटी पैरेलल टू बी या बी इज एंटी पैरेलल टू ए। और यहां भी मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है या अनइक्वल भी हो सकता है, ऐसा यहां भी हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर को कंबाइन करके 9th और 10th यानी कि पैरेलल वेक्टर्स को और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो एक नया वेक्टर बनता है जिसको हम लोग नाम देंगे को लीनियर वेक्टर्स। यानी कि वो एंटी पैरेलल या पैरेलल वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, आपके को लीनियर वेक्टर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन के साथ काम करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आपके पास कि ए वेक्टर ये था, इसके पैरेलल मान लीजिए बी वेक्टर है, तो ये भी आपका को लीनियर वेक्टर है। अगर ऐसे होता, या आप लोगों के पास ए वेक्टर है या आप लोगों के पास बी वेक्टर है, ये भी आपका को लीनियर वेक्टर है, क्योंकि जो ये एक ही लाइन के साथ क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। तो वो सभी वेक्टर्स जो एक ही लाइन के साथ एक्ट करें वो क्या कहलाते हैं, को लीनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। तो आप लोग समझो, को लीनियर का मतलब, को का मतलब सेम, लीनियर का मतलब लाइन, तो जो एक ही लाइन के अलोंग काम करे वो सभी वेक्टर्स आपके को लीनियर वेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, आपके को लीनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। तो चलिए अब हम अगले वेक्टर की बात करते हैं। अगला वेक्टर आपके पास जैसे हम लोगों ने स्टडी करना है पोजीशन वेक्टर के नाम से। मैं कई बार आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में पोजीशन वेक्टर शब्द बोल चुका हूं। अब यहां हम लोग डिफाइन करेंगे कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है और कैसे हम लोग उन पोजीशन वेक्टर्स को लिखें। तो अगली डेफिनेशन हम लोगों के पास आ जाती है पोजीशन वेक्टर। देखिए आप स्ट्रेट लाइन में या 2D के अंदर या 3D के अंदर अगर मूव करते हो तो वहां हम लोग क्या करें, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को दिखाएं, एक मतलब कि लेंथ को बताएं एक डायरेक्शन के साथ। तो वही हमारे पास क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। जिसमें कह देता हूं कि आप लोग मान लीजिए इस पॉइंट से और यहां तक मूव करके गए, आपका ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मान लीजिए एंड पॉइंट है, तो आपको लेंथ ऐसे पता लगी, हमने एक स्ट्रेट लाइन डाली और डायरेक्शन मैंने ऐसे दिखा दी, तो ये आपको लेंथ प्लस डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लेंथ ऑफ द लाइन प्लस डायरेक्शन, तो ये वेक्टर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। अगर मैं प्लेन के अंदर बात करता हूं, मैंने एक्स वाई प्लेन लिया जैसे यहां, अब इस प्लेन में मान लीजिए कोई मूविंग पार्टिकल पहले ओ पॉइंट पे था, कुछ समय बाद आपने उसको देखा कि यहां आपको इस पॉइंट पे दिखाई दिया, पी पॉइंट के ऊपर दिखाई दिया, तो यहां हम ओ से पी तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहां आपके पास एक लेंथ आ जाएगी और ओ से पी की तरफ आपको एक डायरेक्शन भी पता लगेगी, ओ से पी की तरफ हमें एक डायरेक्शन के बारे में भी पता लगेगा। तो यानी कि वो वेक्टर जो हमें लेंथ या पोजीशन या डायरेक्शन के बारे में पोजीशन प्लस डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, वो आपके पास पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो ये आपके पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, जो कि आपको लेंथ ऑफ द लाइन विद डायरेक्शन इंफॉर्मेशन दे, ऐसा वेक्टर आपके पास पोजीशन वेक्टर है, जो कि आप 1D के अंदर, 2D के अंदर, 3D के अंदर कंसीडर कर सकते हो। तो ये पोजीशन वेक्टर है। अब हम लोग बात करें 13 जो डेफिनेशन हम लोगों के पास, वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हालांकि इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा से हम लोग यहां याद कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास होगा क्या। अब मैं एक प्लेन की ही बात करता हूं, जैसे मैंने यहां एक्स वाई प्लेन लिया, मैंने क्या देखा,
कि कोई मूविंग पार्टिकल था, पहले वो O पॉइंट पे था, कुछ समय बाद मैंने उसको P पॉइंट पे देखा, तो O से लेकर P तक मैंने पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ किया। ये हम लोगों के पास पोजीशन वेक्टर जो है वो r1 वेक्टर है। कुछ समय बाद मैंने क्या देखा कि जो वो वेक्टर है वो मूविंग पार्टिकल है वो Q पॉइंट पे है, तो उसको हमने कहां देखा? Q पॉइंट पे। अब Q पॉइंट की पोजीशन कैसे पता करेंगे? ओरिजिन पॉइंट से हम लोग पता करेंगे। तो यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन डाली। अब ये स्ट्रेट लाइन विद डायरेक्शन क्या बन जाता है? पोजीशन वेक्टर बन जाता है। ये आपके पास आ जाएगा r2 वेक्टर। अब यहां जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हम लोगों के पास वो P से Q है, और ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q पॉइंट्स, यही क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाती है। तो ये हम लोगों के पास क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाता है। और आगे जाके आप लोग पढ़ोगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के नाम से टॉपिक। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है? अगर सेम ऑर्डर हो तो जोड़ा जाता है, और अपोजिट ऑर्डर हो तो घटाया जाता है, या बराबर में रख देंगे हम लोग वहां उसको। तो देखिए हमारे पास क्या होगा यहां, जब एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल कोइंसाइड करे, ये होता हम लोगों के पास सेम ऑर्डर, यानी कि एक के हेड से दूसरे की टेल कोइंसाइड करती है, टकराती है, तो ये सेम ऑर्डर है। अगर हेड से हेड कोलाइड करे वेक्टर्स का, जैसे यहां एक का हेड है दूसरे की टेल, सेम ऑर्डर, और हेड से हेड क्या करता है? कोलाइड करता है, तो ये क्या हो जाएगा? अपोजिट ऑर्डर। ये क्या रहेगा हम लोगों के पास? अपोजिट ऑर्डर। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या कहेगा ऐसी कंडीशन के अंदर कि हम सेम ऑर्डर को जोड़ देंगे? हम क्या लिखेंगे यहां? OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, दिस इज द सेम ऑर्डर वेक्टर्स व्हिच इज एडिड, और इक्वल है किसके? अपोजिट ऑर्डर के, यानी कि OQ वेक्टर के। निकालना किसको आपने? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, यानी कि P से Q की तरफ निकालना हम लोगों ने। तो हम लोगों के पास PQ वेक्टर किसके बराबर आ जाता है? OQ वेक्टर माइनस में OP वेक्टर which is equal to R2 वेक्टर minus R1 वेक्टर, और this is the difference of two position vectors and known as displacement vector। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस होता है, तो ये हम लोगों के पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो उस दौरान क्या फर्क पड़ता है? अगर आप किसी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करते हो? किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ, और इसको मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं, मास है 5 किलोग्राम, और इसके साथ में इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो यहां क्या होगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पहले वाले से 5 गुना बढ़ जाएगा, और आपको एक नई क्वांटिटी मिलेगी, और डायरेक्शन सेम रहेगी। तो यहां नई क्वांटिटी जो आएगी वो लीनियर मोमेंटम होता है मास की गुना वेलोसिटी के साथ, और जो कि आपके पास 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ आ जाएगा हम लोगों के पास। तो ये याद रखना हम लोगों ने कि जब हम किसी वेक्टर की स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस दौरान मैग्नीट्यूड तो उतना गुना बढ़ जाएगा जो स्केलर का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्शन एज इट इज रहेगी, डायरेक्शन डज नॉट चेंजेस। अगर आप किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, अगर हम किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस दौरान क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास ये A वेक्टर है और इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहूंगा 5 से, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना गुना बढ़ जाएगा? 5 गुना बढ़ जाएगा। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो इसका मैग्नीट्यूड कितना गुना बढ़ जाता? 2 गुना बढ़ जाता है। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं मान लीजिए तो मैग्नीट्यूड 2a हो जाएगा यहां इसका, और डायरेक्शन भी सेम आ गई क्योंकि +2 से आपने क्या किया है? इसको मल्टीप्लाई किया है। अगर इसको -2 से मल्टीप्लाई करता तो उस दौरान क्या होता? मैग्नीट्यूड तो 2 गुना हो जाता है क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड 2 है, लेकिन माइनस का साइन डायरेक्शन बदल देगा, डायरेक्शन क्या आ जाएगी? अपोजिट आ जाएगी।
इसीलिए आप लोगों को याद रखना है, अगर आप किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बदल सकती है। अगर पॉजिटिव साइन है रियल नंबर का तो डायरेक्शन नहीं बदलेगी, अगर रियल नंबर का नेगेटिव साइन है तो डायरेक्शन बदल जाएगी, मैग्नीट्यूड उतना गुना हो जाएगा जितना मैग्नीट्यूड किसका है, उस रियल नंबर का मैग्नीट्यूड है। तो बच्चों ये था आपका कुछ बेसिक डेफिनेशंस अबाउट वेक्टर्स। और कल हम लोग जो स्टडी करेंगे वेक्टर अलजेब्रा को स्टडी करेंगे, वेक्टर को ऐड करने के तरीके सीखेंगे कि कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है और वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।